एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कर लिया था हमने। आज दोहा राउंड, उसके बाद गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, फिर पढ़ेंगे हम ट्रिप्स, ट्रिम्स और एसपीएस एग्रीमेंट। ठीक है, ये जितने भी एग्रीमेंट है किसके हैं, डब्ल्यूटीओ के। हम ये पढ़ चुके हैं पहले, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, लगाई थी क्लास में पिछली, नहीं गई? हाँ जी, आपने लगाई थी? तो हम लगाना फिर वहां जाके। दोहा राउंड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स, ट्रिम्स और एसपीएस एग्रीमेंट। ये चीजें आज पढ़नी है हमने। चलिए, पहला है दोहा राउंड। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये राउंड है। ठीक है, अक्सर इसके बारे में करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और पेपर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दोहा राउंड, तो दोहा राउंड बेसिकली क्या है, 2001 में एक मीटिंग हुई थी, कहां पर, दोहा में। इसकी मीटिंग थी डब्ल्यूटीओ की, और इस मीटिंग में कुछ इश्यूज रखे गए थे। उन इश्यूज के ऊपर जो सलूशन है वो आज भी पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्कशन सबसे पहले कहां पर शुरू हुई थी, दोहा में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, दोहा राउंड। ठीक है, पर टेक्निकली इसके इश्यूज आज भी पेंडिंग है, अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ इसका। ठीक है, तो इसके मेन इश्यूज क्या थे। पहला इशू सब्सिडीज का इशू। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूएस, वो ये डिमांड करती हैं कि जो सब्सिडीज हमने पढ़ा था ना, हैम्पर बॉक्स सब्सिडी वाला। ठीक है, जो सब्सिडीज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना अपने किसानों को दे रही हैं, उन सब्सिडीज को बिल्कुल ही फेस्ड आउट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, खत्म कर दीजिए। ठीक है, भारत और चाइना का अपना तर्क है, वो मैं आपको बता चुका हूं। वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एग्रीकल्चर सब्सिडीज को खत्म कर दें। ठीक है, तो ये सबसे पहला डिस्प्यूट था, जो आज भी प्रेजेंट भी ये डिस्प्यूट चलता जा रहा है। ठीक है, इस डिस्प्यूट का टेम्पररी हल निकला था, बताया था आपको मैंने, बाली कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, और ये टेम्पररी हल किया था पीस क्लॉज, बताया था ना आपको पीस क्लॉज, कि ऐसी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज जो हैं, जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज कितना दे सकती हैं, 10% तक। ठीक है, और डेडलाइन कितनी थी, 2024। पर इसके ऊपर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज जो हैं,
इंडिया चाइना वो 10% को क्रॉस कर चुकी हैं। और उससे भी बड़ी बात 2024 खत्म हो चुका है, ये इशू फिर से वहीं पर आगे खड़ा हो गया। पहले तो आपको उसने टेम्पररी पीस लॉस दे दिया, ये 10% तक करी जाओ जब तक कोई हल नहीं निकलता। हल निकल नहीं रहा, 2024 खत्म हो गई है, 10% को हमने क्रॉस कर दिया है, तो अब ये इशू फिर भड़केगा, ठीक है। क्योंकि ये शुरू कहां से हुआ था, दोहा से, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। दूसरा, फिशरी, जितनी भी कंट्रीज हैं सारे WTO मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि हम जो फिशरमैन को सब्सिडी दे रहे हैं, जो हम सब्सिडी किसको दे रहे हैं, फिशरमैन को दे रहे हैं फिशरी के लिए, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता फेस्ड आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। और इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज भी इससे सहमत है, उन्होंने भी ये बात बोली है कि हाँ ठीक है हम भी इसको फेस आउट करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जब हमने फिशरमैन को सब्सिडी दी, इससे एक प्रॉब्लम आ गई है। एक तो ओवर फिशिंग शुरू हो गई है। ओवर फिशिंग के कारण क्या हो रहा है, जो फिश रिसोर्स है वो जल्दी खत्म हो रहे हैं, ठीक है। जो उसकी बनने की रेट है उससे ज्यादा ये क्या हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में कहीं फिश रिसोर्स ही खत्म ना हो जाए और ये इंडेंजर कैटेगरी में ना चल जाए, पता लगे आने वाले टाइम में फिश ही नहीं मिल रही, ठीक है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को फिश ही नहीं पता क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए कंट्रीज ने बोला कि हम फार्मर्स को जो फिशेस करते हैं, ठीक है, जो आपका मछुआरे होते हैं, उनको हम सब्सिडीज है ना बंद करेंगे ताकि ओवर फिशिंग कम हो, ठीक है। और फिश की जो प्रजाति है उसको बचाया जाए, ठीक है। और इस मामले में इंडिया और चाइना दोनों राजी, तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चले। तीसरा इशू था ई कॉमर्स। तो ये इशू कब आया था, 2001 में, ठीक है। ये इशू शुरू हुआ था, उस समय हमारे यहाँ पर अमेज़न वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। तो 2001 में दोहा राउंड में जो तीसरी टॉक हुई वो क्या हुई कि हमारे जितने भी WTO मेंबर्स हैं उनको अब ई कॉमर्स शुरू करना चाहिए, यानी जितने गुड्स की जो ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन के जरिए हो, ठीक है। उस समय तो कुछ नहीं था ना हमारे यहाँ पर। भारत और चाइना जैसे कंट्रीज ने इसको माना, इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया, चाइना ने भी एक्सेप्ट किया, और अल्टीमेटली हम देखेंगे कि भारत में भी ई कॉमर्स की सेवाएं शुरू हुई। आज भारत में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सेवाएं आपको मिल रही है, ठीक है। जो हमने ये शुरू की, हम फाउंडेशन थे इस एग्रीमेंट के, दोहा राउंड ऑफ टॉक के थ्रू ही हमने इसको शुरू किया, ठीक है। अगला डिस्कशन क्या हुई, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये चीजें, ये डिस्कशन जो है ये आज भी चल रही है। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की डिस्कशन है वो आज भी चल रही है। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, असल में क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक एपिलेट बॉडी है। अशरफल आपको मैडम ने कांटेक्ट नहीं किया, मैंने मैडम से बात की थी नोट्स के लिए, मैं दोबारा बात कर लेता हूँ, मैंने की थी मैडम से बात, एक मिनट। चलो मैं क्लास के बाद डिस्कस करता हूँ, अशरफल क्लास के बाद करूंगा। चलिए, तो WTO की क्या है, एक
एपिलेट बॉडी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज हैं, इंडिया चाइना, और इंडिया चाइना में क्या हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। अब वो डिस्प्यूट को कौन सुनेगा, डब्ल्यूटीओ सुनेगी, ठीक है। तो ये दोनों कहां पर जाएंगे, डब्ल्यूटीओ की एपिलेट बॉडी में। अब इस एपिलेट बॉडी में टोटल कितने मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स, ठीक है जी। और ये एपिलेट बॉडी का जो लॉ है वो क्या कहता है कि जब भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है, जब भी दो कंट्रीज के बीच में हमने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर सुनवाई करनी है, तो मिनिमम 3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। मिनिमम कितने जज बैठे होने चाहिए, 3, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या चल रही है, प्रॉब्लम ये चल रही है आज के समय वैसे एपिलेट मेंबर्स कितने हैं, 7, ठीक है। इनका जो टर्म है वो एक्सपायर हो चुका है, 7 मेंबर्स का आई थिंक 4 साल का टर्म है, वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। न्यू मेंबर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यूएस ने इसको रोका हुआ है, यूएस ने इसको रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है, क्योंकि यूएस खुद ही ये काम कर रहा है आजकल। अब देखो ना, आपने कभी सोचा नहीं कि इंडिया के ऊपर से टैरिफ लगाया, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, तो हम क्यों नहीं गए डब्ल्यूटीओ, हम क्या करेंगे डब्ल्यूटीओ जाके, कि वहां पर जो एपिलेट बॉडी है उनके मेंबर्स ही नहीं है। यूएस ने जान के रोका हुआ उसको। अब उससे क्या कर रहा है, यूएस दादागिरी कर रहा है, हम लोगों पे टैरिफ लगाई जा रहा है और हम कहीं जा नहीं सकते, ठीक है। अब होगा क्या, अब इंडिया जैसे ये कंट्रीज करती है, 2001 में उन्होंने बोला कि भैया तुमने मेंबर ही नहीं बैठाए हुए यहाँ पर, हमारे डिस्प्यूट्स बढ़ते ही आ रहे हैं, आपस में इसको सॉर्ट आउट तो करना है। जब भी यहाँ पर वोटिंग होने लगती है, यूएस क्या करता है, बीच में रिंगा डाल देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइनेंस कौन कर रहा है, यूएस कर रहा है। इसका रिजल्ट आज हमको देखने को मिल रहा है, ट्रम्प देखो कैसे टैरिफ लगा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कहाँ जाएंगे, एपिलेट बॉडी में जाएंगे, वहां तो मेंबर ही है, 3 से कम है, और उनका लॉ क्या कहता है कि मतलब 3 होने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट आज चल रहा है, ठीक है, जो क्या है एपिलेट बॉडी का। तो ये सारी की सारी गेम किसकी चल रही है, यूएस की, क्योंकि यूएस इसका सबसे बड़ा क्या है, फंडिंग करता है इसको, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से इसको चला रहा है। अब वो टैरिफ पे टैरिफ लगाएगा, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि एपिलेट बॉडी में दो मेंबर है इसमें बस, और 3 मिनिमम होने चाहिए। वो जान के तीसरा मेंबर नहीं अपॉइंट कर रहा ताकि कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो ना, और मैं जो करना है मैं करूं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये कहां पर डिस्कस हुई थी, दोहा राउंड में, ठीक है। तो ये चीजें अब डब्ल्यूटीओ के ऊपर क्वेश्चनिंग लगा रहा है कि इसकी एफिशिएंसी क्या रह गई है। जब आपने मेंबर्स ही अपॉइंट नहीं करने, डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट नहीं करना, तो हमको क्या डब्ल्यूटीओ की जरूरत है आज, इसकी एफिशिएंसी है इसकी कोई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट राउंड था, दोहा राउंड। देखिए समझ में आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको। देखिए कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे चले। गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये हमारा क्या है, अगला एग्रीमेंट है। पहला कौन सा था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो हम पढ़ा चुके हैं, जिसकी आप वीडियो देख लेना, ठीक है। दूसरा एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जैसे कि नाम बोला जा रहा है, ट्रेड इन सर्विसेज, तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे डील कर रही है, सर्विसेज से, क्योंकि जो ट्रेड इन गुड्स है वो मैं आपको बता चुका हूं, वो उससे एओए डील कर चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके अंदर करेगी, ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। चलिए अब गेट्स के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, किन सर्विसेज को ये कवर अप कर रहा है।
पहली सर्विस, फॉर एग्जांपल भारत का एक बच्चा कनाडा जाता है स्टडी के लिए, ठीक है। तो अगर एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाता है स्टडी करने के लिए, ठीक है, तो ये आप क्या कहोगे, ये क्या है, सर्विस है। इस सर्विस को गेट कवर कर रहा है। दूसरा, अगर एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाता है अपने बिजनेस या ऑफिशियल वर्क के लिए, ऐसी सर्विस को भी गैस जो है वो कवर अप कर रहा है, ठीक है। तीसरी सर्विस, फॉर एग्जांपल फॉरेन का कोई बैंक या फॉरेन की कोई कंपनी भारत में दूसरी कंट्री में, इसका मतलब आकर अपना कोई ब्रांच खोलती है या अपना एक ऑफिस खोलती है, इस सर्विस को भी गैट कवर कर रहा है, ठीक है। और चौथी क्लास ऑफ सर्विस क्या है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन से एक नागरिक भारत आता है अपना ऑपरेट कराने के लिए, यानी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, इस सर्विस को भी ये कवर कर रहे हैं। समझ में आ गया? 4 टाइप ऑफ सर्विसेज हैं। पहली सर्विस है कनाडा में स्टडी, दूसरी सर्विस है कि कोई बिजनेस के टूर पे आ रहा है यहाँ पर, तीसरी अगर किसी फॉरेन कंपनी ने यहाँ पर कुछ खोला हुआ है, और चौथा क्या है, हेल्थ ऑपरेशन, ठीक है। अगर कोई मेडिकल बेनिफिट के लिए कोई आ रहा है तो ये क्या सर्विसेज ही है, ठीक है। इन सर्विसेज को गेट्स देख रहा है, ठीक है। आगे चलिए। हाँ, स्टूडेंट वीजा उसी चीज में आ गया, स्टूडेंट वीजा इसी में आ गया। ज्यादातर स्टूडेंट स्टडी के लिए जाते हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट वीजा पे स्टडी वगैरह के लिए जाते हैं, तो इसमें उन्होंने कवर अप कर लिया, ठीक है। अब गेट्स का जो एग्रीमेंट है उसके की पॉइंट्स क्या है, इसको आगे कर लेते हैं। जो गेट्स का एग्रीमेंट है उसके की पॉइंट्स क्या है, चलो लिखना शुरू करिए। पहला है नेशनल ट्रीटमेंट। तो नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यूएस का एक बैंक है, उसने अपनी एक ब्रांच कहां पर खोली है, इंडिया में, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेमन ब्रदर बैंक है, और ये बैंक कहाँ का है, यूएस का। इससे अपनी ब्रांच कहां पर बोली है, भारत में। तो ये एग्रीमेंट कहता है कि भारत में भारत के अपने बैंक भी हैं, लाइक एसबीआई, यूको बैंक एसेट्रा। तो जो रेगुलेशंस आपने अपने बैंक्स पे लगाई हुई हैं, वही रेगुलेशन आप किस पे लगाओगे, फॉरेन बैंक पे भी लगाओगे। ये नहीं है कि आपने अपने बैंक में आपने कम रेगुलेशंस लगाई हुई हैं और इन बैंक्स के ऊपर क्योंकि ये फॉरेन की आप ज्यादा रेगुलेशंस लगा दो, ऐसा नहीं है। जिस रेगुलेशन के दायरे पे आपके अपने बैंक चल रहे हैं, उसी रेगुलेशन के दायरे पे आप फॉरेन बैंक को भी करोगे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे कि ये हमारा बैंक नहीं है, ये फॉरेन का बैंक है, इस पे हम ज्यादा रेगुलेशंस लगाएंगे, ठीक है। तो जो रेगुलेशंस फेडरल बैंक की इनके ऊपर है, वही रेगुलेशंस सबके ऊपर होनी चाहिए। पहली चीज देखिए इसको, दूसरा प्रिंसिपल है गेट्स का, मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। ये क्या कहता है, फॉर एग्जांपल एक यूएस की कंपनी है
भारत के अंदर जिसका नाम क्या है KFC, और उसने अपना ऑफिस कहां पर खोला, यहां पर। ठीक है, उसी तरह एक चाइना की भी कंपनी है, उसका नाम है जिंगमिंग, ऐसे ही नाम होता है ना, जिंगमिंग लिख लो। ठीक है, अब दो कंपनी से, ठीक है, एक है फॉरेन की यूएस की KFC और एक है जिंगमिंग चाइना की। अब आपके चाइना के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो वो ये बात कहता है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने KFC को, यूएस की कंपनी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ है कि ठीक है इनके जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम है, उनके ऊपर रेगुलेशंस भी कम है, और आपने चाइना को MFN का स्टेटस नहीं दिया हुआ। यानी अगर चाइना का कोई प्रोडक्ट आया, फूड प्रोडक्ट, उसके ऊपर आप रेगुलेशंस लगाओगे, नहीं जी हम तो उसकी टेस्टिंग भी करेंगे, हम तो उसकी सेफ्टी भी देखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एक कंट्री को MFN स्टेटस दिया है तो आपको दूसरी कंट्री को भी MFN स्टेटस देना पड़ेगा। सर्विसेज में, गुड्स में भी था ये गुड्स में भी था, सर्विसेज में भी देना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के कारण आपके उस देश से सही रिलेशन नहीं है, तो आप MFN स्टेटस को वापस ले सकते हो। जैसे पठानकोट गुरदासपुर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से MFN स्टेटस वापस ले लिया, और बदले में पाकिस्तान ने भी MFN स्टेटस भारत से वापस ले लिया। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है कि अगर आपको लगे वो देश आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, देश की सॉवरेनिटी के लिए सही नहीं चल रहा है, तब आप उससे MFN स्टेटस वापस ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपने यूएस की कंपनी को MFN दिया है तो आपको सारे मेंबर्स की कंपनीज को MFN देना ही पड़ेगा। ठीक है, अशरफल क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं, आप क्या पूछना था, थोड़ा क्लियर पूछो उसको। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल लिखिए ट्रांसपेरेंसी। और चौथा प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ जी, हाँ जी, इको रेगुलेशंस आपको देनी पड़ेंगी। जैसे MFN का गुड्स में है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्विसेज में भी आपको इक्वल रेगुलेशंस देनी पड़ेंगी। पर फिर वही बात है कि यस, नेशनल ट्रीटमेंट में आपको इक्वल ही देना पड़ेगा। पर अगर आपके इंटरनल सिक्योरिटी या देश की सोवरेनिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो आप उस देश से वो MFN स्टेटस छीन सकते हो। ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान से वो MFN स्टेटस छीना है। ठीक है जी, तीसरा क्या है ट्रांसपेरेंसी। नहीं, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अब देखो ना, आज भी अगर मैकडोनल्ड का कोई सर्विस है, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल फॉरेन बैंक की भी कोई सर्विस है, तो वो इक्विवेलेंट ही है ना। जितने की वो सर्विस दे रहे हैं उतने की हमारा यूको बैंक भी दे रहा है। ठीक है, ऐसा इसमें कोई हमको नुकसान नहीं होगा। गुड्स में नुकसान हो सकता था, तो वो हमको अलाउ है कि अगर कोई देश सस्ता छोड़कर, मतलब बिल्कुल ही सस्ता करके गुड्स हमारे यहाँ भेज रहा है, तो उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं। ये तो हमको वो कहता है, ऐसी बात नहीं है कि WTO ये नहीं कहता कि मतलब कि आप नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, पर उतनी उसी समय लगाओगे कि अगर आपको पता लगे डंपिंग हुई है। ठीक है, ये बढ़ाता हूं मैं आपको। आप ये देखो, कुछ इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई फॉरेन सर्विस ऐसी आ रही है जो आपके लो रेट्स में आ रही है, तो WTO आपको कहता है कि आप उसके ऊपर क्या लगा सकते हो, कस्टम ड्यूटी लगा सकते हो, ताकि उसका जो रेट है वो आपके कंपीटेंस में आ जाए। ठीक है, अगर फॉरेन बैंक यहाँ पर आके क्या करे, फॉरेन बैंक यहाँ पर आके कुछ ऐसी सर्विसेज दे, 20% ब्याज देने लग पड़े, क्यों देगा भाई? रेगुलेशन तो लगी हुई है। क्या अगर WTO ये कह रहा है कि फॉरेन बैंक को सेम रेगुलेशन चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग दोगे ना। जो बाकी बैंकों में ब्याज दर 10% है, तो वो कैसे 20 दे देगा? उसको भी 10 ही देनी पड़ेगी।
जो चीज उनके लिए एप्लीकेबल है वो चीज हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। ये चीज नहीं हो सकती कि वो अगर कहीं 20% दे दे, नहीं, आरबीआई रेगुलेशन सेम है, ये बात तो वो कह रहा है। सब चीज में सेम रेगुलेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या कहती है, फॉर एग्जांपल भारत ने कोई ऐसा टैक्स लगा दिया है या ऐसा कोई लॉ पास किया है जो इंटरनेशनल सर्विस को इफेक्ट कर रहा है, इंटरनेशनल सर्विसेज को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी जानकारी आपको किसको देनी पड़ेगी, डब्ल्यूटीओ को भी देनी पड़ेगी, और साथ साथ आपको अपनी वेबसाइट में, पोर्टल में भी पब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है कि जो फॉरेन से सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमको मिल रही हैं, ठीक है, यूएस की कोई कंपनी यहाँ पर आके सॉफ्टवेयर बना रही है, तो उसके ऊपर हम 18% टैक्स लगाएंगे। तो सर ये आपको ना पहले डब्ल्यूटीओ को बताना पड़ेगा, अपने अपनी उठे पानी भी और टैक्स लगा दिया, ऐसे नहीं होता। आपको डब्ल्यूटीओ को बताना पड़ेगा, आप अपनी वेबसाइट में उसको पब्लिश करोगे आप, ताकि डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स देखें, फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद अगर मेंबर्स ने कह दिया ठीक है तो ठीक है, अगर उन्होंने कहा नहीं ठीक है तो आप नहीं लगा सकते। आपको हर मैटर को ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप जो मर्जी करी जाओ, कोई बंदा फॉरेन का यहाँ पर आ रहा है उसको यहाँ के पता लगे कि आपने इतने बड़े टैक्स लगाए हुए हैं, नहीं, आपको हर चीज को क्या रखना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल, ठीक है। आगे चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, अगर भारत को ऐसा लगे कोई सर्विस ऐसी है जो भारत में किसी तरह की भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। फॉर एग्जांपल भारत ने चाइना की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे बैन लगाया हुआ, फॉर एग्जांपल टिकटॉक पे बैन लगाया था ना। चाइना उनको कहता था कि मैं डब्ल्यूटीओ में लेके जाऊंगा, वो कहते ले जाओ। तो भारत ने कहा था पहली बात, ये टिकटॉक वगैरह जो भी है ये आप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गेट्स में एक क्लॉज है, फ्लेक्सिबिलिटी का क्लॉज, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज चाइना से मंगवाई है, एप्स आई है जिसके कारण आपका डाटा चोरी हो रहा है, गवर्नमेंट को तो ये डर था ना कि डाटा चोरी हो रहा है उससे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। वो कहते हैं हमको ये क्लॉज मिला हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी का। ऐसी कोई भी सर्विस जो आपको ऐसा लगे कि आपके देश के लिए खतरा बन सकती है, आप उस सर्विस को बैन कर सकते हो। ये भारत के पास या किसी भी कंट्री के पास अधिकार है। इसी के चलते हमने काफी आईटी सर्विसेज चाइना से बैन की हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे डाटा को चोरी कर रहे हैं। इसी तरह एक और केस भी हुआ था, आई थिंक एक फोन था, पता नहीं ब्लूबेरी या ब्लैकबेरी ऐसे कुछ नाम से था, बहुत चलता होता था ये फोन, ठीक है। तो इसका भी भारत ने यहाँ पर बैन कर दिया था। क्यों, आज आपको ये ब्लैकबेरी का फोन नहीं मिलेगा कहीं पर, एक टाइम पे बहुत चलता होता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि भारत ने कहा था कि ब्लैकबेरी में आप जितना भी डाटा है, व्हाट्सएप का डाटा, ठीक है, अगर इंडियन गवर्नमेंट आपसे मांगती है तो आपको उसकी सारी डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। उसमें आप ऐसा प्रोसीजर डालो कि हमको वो सारा डिटेल शेयर हो जाए। ये कहते थे कि नहीं, हम ऐसा फीचर नहीं डालेंगे, ये हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी प्राइवेसी है, ठीक है। हम क्यों ऐसा फीचर डालें कि आप इस फोन से सारा व्हाट्सएप चैट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये लेके भी गया था भारत को वहां पर, तो वहां पर हुआ कुछ नहीं। वो कहते हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का क्लॉज है। अगर भारत को ऐसा खतरा है कि इस फोन से ट्रेसिबिलिटी नहीं हो सकती इस फोन की, तो कल आतंकवादी घटना होगी तो हम कैसे पकड़ेंगे, हर टेररिस्ट ब्लैकबेरी का उठा के फोन करने लग पड़ेगा, पुलिस कहां से ट्रेस करेगी, इसके अंदर वो चीज है ही नहीं है। तो इसके चक्कर में उन्होंने ब्लैकबेरी को भारत में बैन कर दिया था, ठीक है। तो ये इन मेंबर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि अगर कोई सर्विसेज ऐसा लगे कि आपके लोगों की हेल्थ के ऊपर या देश की सोवरेनिटी के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उस चीज के अगेंस्ट जा सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, गेट्स। गेट समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक, देखिए प्रॉब्लम है तो बताइए। हेलो, हाँ सर।
मैसेज आ गया तुम पेमेंट का। ठीक है ठीक है। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ना सारा कुछ, फिर आगे चलिए। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो थर्ड एग्रीमेंट की श्रृंखला में हम आएंगे एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको इसके अंदर कवर किया हुआ है, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के जिनको ट्रेंड्स कवर करती है। ठीक है जी, देखिए पहला लिखिए परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है यूएस की वो भारत में आकर अपना एक फैक्ट्री खोल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल की कंपनी है और एप्पल की कंपनी ने क्या किया, भारत में पंजाब में एक फैक्ट्री खोल दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर ने यहां पर आके इन्वेस्टमेंट करती। ठीक है, अब भारत ये बात बोले इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस लगा दे कि भैया आप यहां पर जितना भी लेबर हायर करोगे वो इंडिया का ही करोगे। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स लोगे वो इंडिया के लोगे, टेस्टिंग लैब्स के अंदर जो इंजीनियरिंग लोगे वो इंडिया के लोगे। तो सर ये बात बैठती नहीं है ना, यहीं पर आपके यहां पर स्किल ट्रेनिंग है नहीं। बीडीएस से हमारा दोस्त करके आया, बीडीएस दांत निकालने वाली, उन लोगों के दांत में सुई खोई आ रहा, वहीं पर रह जाती है सुई। स्किल ट्रेनिंग नहीं है ना हमारे यहाँ पर, क्या थ्योरेटिकल वर्क ज्यादा, प्रैक्टिकल नहीं है। आपके बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं उनके पास स्किल ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, तभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाते हैं, जहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगा रहे हैं उन लोगों के खुद के पास स्किल्स नहीं। अब आप देखो ना, एप्पल का आदमी यहाँ पर आगे प्लांट लगा रहा है, पहली आप क्या कह रहे हो, लेबर हमारी लो। भैया तुम्हारे पास एजुकेटेड लेबर नहीं है ना, वो क्यों लेगा आपकी। दूसरा, आपके वर्कफोर्स भारत की लो, आपके पास स्किल ट्रेनिंग नहीं है। अगर आपके पास इतनी स्किल ट्रेनिंग होती, आप खुद अपना एप्पल का फोन ना बना लेते, उस टाइप का फोन आपसे अब एक फोन भी ना बना भी सकते। तीसरा, आप कहो कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं जहां फाइनल अप्रूवल होती है, हमारे बंदे रखो। अगर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो टेस्टिंग करनी है, आपके पास टेक्निक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? कितने ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कराई जा रही है जी। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात बोली है कि हम फ्रांस में जाकर कि हम इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, पर अभी वो स्टेज आई नहीं है ना कि आप उन कंट्रीज पे ऐसे ऑब्लिगेशंस लगा दो आके। ठीक है, तो ये पहला है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। ट्रिम्स क्या कहती है, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट्स
आप दूसरी कंपनी पर नहीं कर सकते। ये टर्म्स का पहला पार्ट है। तो ये नहीं कि यूएस की कोई भी कंट्री की अगर एफडीआई यहां पर आती है, आप अपनी रेगुलेशंस नहीं लगा सकते उसके ऊपर। और अगर वो रेगुलेशंस लगाओगे तो वो आपको डब्ल्यूटीओ में घसीट सकती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तरह की सर्विसेज की ट्रेड में बैरियर कर रहे हो, उस बंदे को तंग कर रहे हो आप। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है। आप किसी आईएएस स्टूडेंट से पूछो ना कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, वो कहेगा नेशनल अकाउंटिंग, एक आपका डब्ल्यूटीओ, और तीसरा आपका जो हम पढ़ चुके हैं वो एक्सचेंज रेट वगैरह। वो ये बोलेगा जितना भी फॉरेन इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमी और आपकी नेशनल अकाउंटिंग जीडीपी वगैरह जो होती है, वो सबसे टफेस्ट चैप्टर है। ये आपको समझ नहीं आएगा किसी बुक में, और रमेश सिंह बुक पढ़ी है तो खोल लेना घर जाके, आपको समझ ही नहीं आएगा वो बोल क्या रहा है। मैं आपको इसकी इजी लैंग्वेज में आपको बता दी लाइव एग्जांपल देके कि वो क्या कह रहा है कि परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में आप ऐसे परफॉर्मेंस उसने करनी है, आप उसके ऊपर ऐसा ऑब्लिगेशंस नहीं लगा सकते, या आप उसके ऊपर दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या है, ये ऑब्लिगेशंस नहीं लगा सकते कि भैया नहीं जी तुम ऐसा करो, हमको $1 ट्रिलियन की परफॉर्मेंस हो। भैया तुम कौन होते हैं उसको कहने वाले कि $1 ट्रिलियन की परफॉर्मेंस हो? वो अपने आप से देखेगा, जितनी सेल होगी उतना ही करेगा ना। भारत में अब एप्पल फोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने यहाँ पर करके करना क्या है, उसकी मर्जी है, आप उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं लगा सकते कोई। ये पहला एस्पेक्ट है। तो मैंने हाँ प्रभजोत सिंह, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई फॉरेन कंट्री यहाँ पर आके अपना प्लांट खोल रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो लेबर है हमारी रख लो। अब बिहारी बाबू को रख लोगे तो उसने तो गुटका ही जमाना है ना, उसने कौन सा मोबाइल बनाना है। ठीक है, आप वर्कफोर्स वो कहेगी आपको कि हमारे बंदे रख लो, आपके पास स्किल ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, तीसरा टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमारे आदमी रख लो, मतलब समझिए ना, आप उनको किसी चीज पे फोर्स नहीं कर सकते कि यार हमारे बंदे रखो, या फिर आप इतना आप इसकी प्रोडक्शन करो। यार आप कौन होते हैं उसके ऊपर करने वाले? आपका काम सिर्फ इतना है कि जो एफडीआई आपको मिली है अपना पैसा लो साइड पे रखो, ठीक है, और यहां से जो भी वो कमा रही है उसको कमाने दो। अगर आप इनके ऊपर ऐसी ऑब्लिगेशन लगाओगे तो इससे क्या होगा, वो एफडीआई डिस्टर्ब होगी, आपने सर्विसेज में क्या किया, खलल डाला। ठीक है, और इस चक्कर में वो आपको डब्ल्यूटीओ में लेके जा सकता है। क्लियर है जी? पहला एस्पेक्ट समझ में आ गया? ठीक है जी, क्लियर है, चले आगे। फ्रेंड्स का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। प्रभजोत समझ में आ गया? चले आगे। फॉर एग्जाम्पल यूएसए की एप्पल कंपनी कहां पर आती है, भारत में आती है। ठीक है, और यहां पर क्या करती है, एप्पल मोबाइल का प्लांट लगाती है। क्लियर है जी? अब भारत की गवर्नमेंट ये बोले कि भैया आप क्या बना रहे हो, एप्पल मोबाइल बना रहे हो, पर ये जो एप्पल मोबाइल के आईफोन के जो आपके पार्ट्स हैं वो आप इंडिया से खरीदो। या फॉरेन की कंपनी कोई कार बना रही है और आप उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहे हो कि जो कार बनाने के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आप कहां से खरीदो, लोकल इंडिया से खरीदो। ये नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं आप उस किसी पे ऑब्लिगेशन लगा सकते। अगर आपने ये ऑब्लिगेशन लगाया तो आपने क्या कर दिया, ट्रेड इन सर्विसेज में बैरियर ला दिया। हो सकता है आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, ठीक है, पता लगे शक्ल से BMW, इंजन से मारुति 800। ठीक है ना, ऐसा भी इस तरह से धक्के खा खा के चले, 4 बंदे BMW को धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स तो आपके उस लेवल पे हैं। आप इनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते।
अगर आप ये काम करोगे तो आप केस में चल जाओगे, डिस्प्यूट में चल जाओगे, और वो आपको खींच के WTO एपलेट पे लेके जा सकता है। ठीक है, क्लियर है जी। इसका तीसरा एस्पेक्ट भी देख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड आ रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं जी बिहारी बाबू की बनी टिक्की उसमें यूज करोगे, यार तुम नहीं ये बात कह सकते। मैकडोनल्ड अपनी टिक्की ही यूज करेगा, तुम नहीं कह सकते कि जो उसने रिफाइंड में या गंदे तेल में बनाई आप उसी को यूज करो। हु आर यू? उनका ब्रांड है, उनका ब्रांड है तभी वो अच्छा बेच रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपको इतनी प्रॉब्लम है तो नीचे खा लो जाके। आप ब्रांड को ये थोड़ा कह सकते हो कि भैया हमारे यहाँ पर परदेसी बाबू की टिक्की यूज करो, तो हम तुमको यहाँ काम नहीं करने देंगे। हु आर यू? ठीक है, अगर आप ऐसा काम करते हो तो आप किस में जा रहे हो? आप डिस्प्यूट में जा रहे हो, और वो आपको खींचकर सीधा लेके जा सकता है वहां पर। क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। समझ में आ गई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तीसरा है ये, समझ में आ गया ना दूसरा पॉइंट आप लोगों को? तीसरा चलिए ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट। फिर आ जाओ, चलो यूएस की कंपनी मैकडोनल्ड, उसने क्या किया, भारत के अंदर एक अपना ब्रांच खोल ली, और यहां पर जो भी बर्गर शर्गर जो भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इंडिया ने ये बात बोली, बेसिकली हो क्या रहा है कि जितनी भी टिक्की है, नूडल्स है, आप अपना यूज कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, फॉरेन से इन चीजों को मंगा रहे हो। नेचुरली बात है, वो तो फॉरेन से मंगा रहे हैं, उनका अपना लेवल है। ठीक है, तो इंडिया कहती है कि इस कारण क्या हो रहा है, हमारा इंपोर्ट बिल ज्यादा आ रहा है। वो तो इंडिया के खाते में आएगा ना कि इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा कि अंग्रेज यहाँ पर आके करेगा। अंग्रेज ने तो अपनी फ्रेंचाइजी दे दी ना यहाँ पर इंडिया को। अब वो जो इंडियंस है उनको तो फॉरेन से मंगवानी पड़ेगी टिक्की या जो भी नूडल्स हैं। ठीक है, तो एक तरह का आपका क्या हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है ना। तो इंडिया कह रहा है कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, आप ऐसा करो, आप यहां पर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे आप इस प्रोडक्ट को पूरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करो, ताकि हमारा जो इंपोर्ट है वो इक्वल टू क्या हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए, ताकि हमको डॉलर्स की प्रॉब्लम ना आए। आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते आप। वो चाहे एक टिक्की मंगाए, वो चाहे लाखों टिक्की मंगाए। ठीक है, चाहे देखो टिक्की मंगाएगा डॉलर्स में मंगाएगा, रुपये में तो मंगाएगा नहीं, वो डॉलर चेंज करेगा। अब भारत वालों को ये खतरा है कि डॉलर बाहर जा रहा है। ठीक है, आप उसको कहो नहीं जी एक इस तरह का बर्गर बना दो कि यहां से एक्सपोर्ट भी करो ताकि हमको डॉलर वापस आए। अब लोकल फ्रेंचाइजी आपने ली है तो आप ऐसा करो, आपको ये भी राइट होना चाहिए कि यहां से एक्सपोर्ट किया जाए ताकि हमको डॉलर मिले। WTO कहता है ऐसा नहीं होगा। आप उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते कि आपने इंपोर्ट कराया, हमारा बिल खड़ा हो गया, आप एक्सपोर्ट भी करो जी ताकि हमको डॉलर भी वापस आए, हमारे जो डॉलर गए हैं वो वापस आए। आप किसी कंपनी पे ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते। अगर आप लगाओगे तो वो आपको WTO एपीलेट बॉडी में ले जाएगा। देखो फिर आगे चले, समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चौथा नंबर आएगा ना, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको?
चल भी रही है जो ठीक। डोमेस्टिक सेल रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक सेल रिक्वायरमेंट फिर आ जाओ। फॉर एग्जांपल यूएस की एक कार कंपनी है या जर्मनी की कंपनी है जो क्या बनाती है, बीएमडब्ल्यू बनाती है, ठीक है। और इसने क्या किया, बीएमडब्ल्यू के लिए इंडिया में फैक्ट्री लगा दी, एक प्लांट लगा दिया जहां पर बीएमडब्ल्यू कार्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब डब्ल्यूटीओ कहता है भैया उसने प्लांट लगाया, उसकी मर्जी, वो चाहे यहां से बाहर भेजे, तुमको वो किराया दे रही है ना, तुमसे लैंड लिया उसने, डॉलर्स में पैसा दे दिया ना, तुम्हारा तो काम खत्म हो गया। अब वो कहती है कि हमने अगर 1000 बीएमडब्ल्यू कार्स बनाई है, हम इसको कहां बेचेंगे, जापान में या चाइना में बेचेंगे, क्योंकि वहां पर लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। आप इनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहे हो, नहीं जी आपने 1000 कारें बनाई हैं, उसमें से 500 कारें आपको भारत में ही बेचनी पड़ेंगी, जो 500 कार रह गई हैं उसको बेचो जहां बेचना है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ कहती है ये भी ट्रेड डिस्टॉर्शन है, आपने सर्विसेज में क्या कर दिया, खलल डाल दिया, ठीक है। या उसे तुमसे लैंड ली, पैसा दिया ना, फॉरेन की करेंसी लेकर रुपया लेके आया तभी आपको पैसा दिया, तो करेंसी आपको मिली है ना, फॉरेन की करेंसी, ठीक है। जब उसने, अब आप हो, आपसे एक बंदे ने, फॉर एग्जाम्पल आपका फार्म हाउस है, ठीक है, आपसे उसने फार्म हाउस ले लिया और आपको 5 करोड़ रुपया दे दिया, ठीक है। यार वो जो मर्जी करे, तुमको क्या लेना देना इससे, आपने परमिशन दी है ना उसको लेने की, ठीक है। वो कल 1000 कार बनाए चाहे 4000 कार बनाए, ठीक है, और उस कार को चाहे वो पाकिस्तान बेचे, चाहे चीन बेचे, चाहे जापान बेचे, तुम कौन होते हो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाने वाले कि नहीं भैया जी तुमने तो वहां नहीं बेचनी, तुम ऐसा है जी 1000 कारें बनाई है, 500 हमको बेचनी है। ये तो देखो एक जनरल सी बात है, अगर आप किसी को किराए पे भी दुकान देते हो, आप किराएदार ये नहीं पूछता उससे कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, अगर ये बंदा नशे करे या नशे बेचे, हथियार बनाए, तब तो तुम पूछ सकते हो, आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। जब वो बीएमडब्ल्यू ही बना रहा है तो वो जो मर्जी करे, तुमको क्या लेना देना, ठीक है। तुम उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं ये 1000 कारें बनाई है, 500 तो हम लोगों को दो, 500 बाहर बेचो, नहीं, वो आपका क्या हो गया, वो सर्विसेज में क्या होगी, डिस्टॉर्शन होगी, और वो आपको कहां लेके जा सकता है, एपिलेट बॉडी में। मैं इंडिया के मैं बात कर लेता हूँ, मैंने आपसे दे चुका हूँ, मैं उसको शायद वो ठीक कर रहे हैं मार्जिन वगैरह को, मैं दे चुका हूँ, आज करवा देता हूँ क्या। अब इसके डब्ल्यूटीओ के तो मैं कहूंगा नोट्स लो ही ना, खुद ही कर लो इसमें से। मैं आपको वैसे टेक्निकली बात बताऊं, मैं एपिलेट का मीनिंग क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ एपिलेट बॉडी है ना, जो मैंने आपको बताया ना कि एक एपिलेट बॉडी होती है जो डिस्प्यूट्स को सुनती है, तो वो आपको एपिलेट बॉडी में वहां पर केस वहां पर लेके जा सकते हैं जहां पर डब्ल्यूटीओ के जजेस बैठे हैं जो इस केस को, मतलब आपको एक कोर्ट में घसीट दिया उन्होंने कि आपने हमारे साथ ये करने की कोशिश की, हम आपको कोर्ट में घसीट सकते हैं, उनकी अपनी कोर्ट है डब्ल्यूटीओ, ठीक है जी। अब पता बात क्या है, डब्ल्यूटीओ के मैं नोट्स लेके खाना पूर्ति कर दूंगा, समझ में नहीं आ रहा आपको कुछ इसमें, क्योंकि जिस लेवल पे मैंने आपको जाकर समझाया ना, किसी बुक में नहीं मिलता, किसी बुक में नहीं मिलता। जितना भी मैंने आपको मतलब कि आपको एग्रीकल्चर के नोट्स मिलेंगे ना, आप देख लेना कि एग्रीकल्चर के नोट्स में जिसने क्लास नहीं लगाई ना, ठीक है, आपने एग्रीकल्चर नहीं लगाई थी ना, जहां तक मुझे ख्याल है आपने नहीं लगाई थी, आप वीडियो मत देखना, आप पहले क्या करना, एग्रीकल्चर के नोट्स ही खोल लेना और फिर मुझसे पूछना कि समझ आया आपको कुछ, फिर आप क्या करना, फिर वीडियो को खोलना, फिर आपको नोट्स देंगे। इस इकोनॉमी में नोट्स की इतनी महत्वता नहीं है, हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में तो क्या स्टोरियां चली आ रही हैं, ठीक है, हिस्ट्री में है, पर इकोनॉमी में आपकी इतनी महत्वता नहीं है, ठीक है। देखिए फिर आगे चलिए, देखो इसको पढ़ो फिर आगे चलिए। हेलो, बस तो पढ़िए तो करना जा रहे हैं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं।
मेडिकल इंडिया तो मतलब कि वो हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है अपने यहाँ पे, ठीक है। नोट्स मैं दूंगा इकोनॉमी के, दिए भी हैं, दूंगा भी, ठीक है। बट मैं आपको ये कहूंगा इतना रिलाय ना करो उसके ऊपर कि हम नोट्स पढ़ लेंगे और क्लास छोड़ देंगे, आपको क्लास लगानी पड़ेगी। ये चीजें समझ नहीं आने वाली है आपको। जिस दिन जीडीपी का चैप्टर कराया ना, देखना घन चक्कर, वहां पर चक्कर आएंगे तुमको अच्छी तरह से। नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। समझ में आ गया जी। पांचवा एस्पेक्ट है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लिमिट। ये ऊपर कैसे होता है? हाँ जी, हाथ। अच्छा, इसको दबाएंगे तो ये ऐसे होता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लिमिट, ठीक है। अब हुआ क्या, फॉर एग्जांपल जर्मनी ने, फिर से आ जाओ, BMW का प्लांट खोला भारत में, अब यहां पर जो उसने वर्कर्स लगाए, फॉर एग्जांपल उसने 100 वर्कर लगाए आपके वहां पर, टेक्निकल वर्कर्स, ठीक है। अब थोड़े वो वर्कर्स वो यहाँ के भी लेगा, ठीक है। 20 वर्कर्स उसने कहाँ के ले लिए? इंडिया के। अब जो इंडिया के लिए हैं, ठीक है, उसको उनको पे करने के लिए रुपया तो चाहिए ना, ठीक है। भारत में जो वो बिजली का बिल पे करेगा वो डॉलर्स में तो करेगा नहीं, वो रुपये में करेगा। पानी का बिल, आपका लैंड टैक्स, हाउस टैक्स, ठीक है, जो ऊपर नीचे होता है वो भी करना पड़ेगा, तो डॉलर में नहीं करेगा क्योंकि भारत की करेंसी क्या है? रुपया है, ठीक है। तो नेचुरली है कि उनके पास तो डॉलर है और वो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तभी आपको वो सैलरी वाला देंगे ना, इन चीजों का देंगे। अब हुआ क्या, उनके पास डॉलर है और आपने उनको डॉलर की एक्सचेंज के ऊपर लिमिट लगा दी कि नहीं जी, आप तो साल के सिर्फ 10 लाख डॉलर को ही एक्सचेंज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं एक्सचेंज कर सकते। तो भैया उसका काम तो रुक गया ना, अगर आपने लिमिट लगा दी। हो सकता है उसको रिक्वायरमेंट 12 लाख डॉलर की हो, तो उसका काम तो रुक गया ना। तो WTO कहता है कि अगर आप ऐसी भी ऑब्लिगेशन लगा रहे हो किसी कंट्री में, तो आप क्या कर रहे हो? ट्रेड इन सर्विसेज में खलल डाल रहे हो, और ये भी आदमी आपको WTO की एपलेट बॉडी में लेके जा सकता है, सीट सकता है आपको। समझ में आ गया? तो ये हमने क्या पढ़ा? तीसरा एग्रीमेंट ट्रिम्स। पहला क्या पढ़ा? एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा पढ़ा गेट्स एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज। तीसरा पढ़ा हमने ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। देखिए इसको, फिर आगे चले। अगला एग्रीमेंट है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एप्लीट का प्रभुत्व वही मीनिंग है कि अगर आपका डिस्प्यूट है तो वहां पर आप कहां जाओगे? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी। एप्लीट का मतलब क्या होता है? आप अपील कर सकते हो वहां पर कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया, आप इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करो। हाँ बिल्कुल सही बात है, संजना ने बिल्कुल सही बात की कि इकोनॉमी 12वीं तक क्लास में, 12वीं क्लास तक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात की। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी क्या? इकोनॉमी, ठीक है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है
कि हमारे 95% बच्चों को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सही बात है, होनी चाहिए। और यहाँ तक तो मैं तो कहता हूँ इतिहास भी होना चाहिए। ठीक है, जनरेशन को अपने इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है, क्या करते हैं, होना तो बहुत कुछ चाहिए, होता नहीं ना। ठीक है, देखिए फिर आगे चले, ट्रिप्स। तो ट्रिप्स को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, पेटेंट को और कॉपीराइट को। ठीक है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे ट्रिप्स एग्रीमेंट के ऊपर। देख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देख लो, पढ़ लो, समझ में आया ठीक है, फिर हम आगे चलें। ठीक है, वो वाला काम ना करो, आगा जोड़ पीछा छोड़। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ लो पहले, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, नहीं समझ में आएंगी। करें शुरू? ठीक है, चलिए, अगला एग्रीमेंट है हमारा ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। चलिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है पेटेंट और दूसरा होता है कॉपीराइट। आपने सुना होगा पेटेंट और कॉपीराइट के बारे में, अक्सर आता रहता है। ठीक है, तो बताइए पेटेंट और कॉपीराइट में फर्क क्या है, क्योंकि ये चीजें ना बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है। जो मेन मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके पास मेडिसिन का फॉर्मूला वही बनाते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलो, अगर आपने इसको सम अप करना हो तो आप बताओ ना, पेटेंट क्या चीज है? तो जैसे कि उन्होंने बताया, फॉर एग्जांपल एक रशिया की कंपनी ने थोड़े दिन पहले अनाउंस किया था कि उसने कैंसर का इंजेक्शन बनाया। तो क्या कैंसर का इंजेक्शन आज तक था? नहीं था, पेशेंट मर रहे थे ना। तो उन्होंने ये भी क्लेम किया कि 4th स्टेज में भी कोई बंदा अगर कैंसर में बैठा है तो अगर वो इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो बंदा बच जाएगा। ठीक है, तो ये उस बंदे की इनोवेशन है ना। आप कैंसर के इंजेक्शन को ना देखो, उसकी मेहनत देखो, उसने कितने साल अपने डिवोट कर दिए होंगे कि 4थी स्टेज में भी बंदा कैंसर से बाहर आ सकता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या होगी, उस बंदे की इनोवेशन होगी। और इनोवेशन क्या है? इनोवेशन ना केवल वो प्रोडक्ट है, बकायदा उस प्रोडक्ट को बनाने का
प्रोसेस भी एक इनोवेटिव। तो पेटेंट क्या है? एक नई इनोवेशन जो आपके दिमाग की एक नई फॉर्मूला, एक नया आविष्कार जो है उसको वो राइट ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये ड्रग बनाई है उसने, उसने ड्रग का प्राइस रखा है 5 लाख, तो उसने तो कमाना है ना। उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी उस टाइम भी तक इन्वेस्टमेंट है ना। क्या पता उसे अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, उनको टाइम नहीं दे पाया, अपने सारा टाइम ह्यूमैनिटी के ऊपर लगा दिया, तो क्या उस बंदे को कुछ तो अधिकार है ना कि वो इससे पैसा कमाए। ठीक है, अब हुआ क्या, हो ये कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में चला जाए, वो उसका डुप्लीकेट बनाते, तो उस बंदे को क्या मिला? क्या वो बंदा दोबारा कोई ऐसा काम करेगा, या कोई दूसरा आदमी ऐसा काम करेगा कि अगर मेरी इनोवेशन चीज का मुझे प्राइस ना मिले? तो कॉन्फिडेंस लो हो गया ना। ठीक है, तो ये पेटेंट क्या कहता है कि कोई भी अगर इनोवेशन हुई है, ठीक है, जो खासकर ह्यूमैनिटी के लिए सही है, ठीक है, तो वो ना केवल उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट के प्रोसेस को भी प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि उसकी डुप्लीकेसी ना हो, ताकि उस आदमी को वो उस चीज का बेनिफिट, उसकी मेहनत का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेटेंट। और पेटेंट की जो टाइम ईयर होता है वो क्या होता है? 20 साल। क्योंकि पेटेंट में दवाइयां भी आती है ना, दवाइयों के बिना आप रह नहीं सकते। ठीक है, अल्टीमेटली टाइम पीरियड को उन्होंने शॉर्ट रखा हुआ है कि अगर 20 साल तक आप उसको एंजॉय कर सकते हो, 20 साल के बाद उसके जेनरिक वर्जन आ सकते हैं, सस्ते वर्जन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्रेंड है, वो PAU में उसने PhD किया, उसने एक ऐसा पॉलिथीन बनाया जो बायोडिग्रेडेबल है। मतलब पॉलिथीन में आप लेके आए अपना जो भी डोसा वाला लेके आए, आपने खाया, पॉलिथीन को फेंक दिया। अब पॉलिथीन तो नालियों में फंस जाते हैं, चोकिंग कर देते हैं। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो जैसे ही आप उसको फेंकोगे तो वो अपने आप अगले दिन तक खत्म हो जाएगा, उसको बैक्टीरिया आके बायोडिग्रेड कर देंगे। और उसका पेटेंट है, उसने 10 साल इसके ऊपर काम किया, और उसको कंपनीज ये तक कह रही हैं कि मतलब आप हमको इसका फॉर्मूला दे दो, 1 करोड़ रुपया देंगे हम। वो कहता 10 करोड़ का भी फॉर्मूला नहीं दूंगा। ठीक है ना, और वो अब सोच रहा है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, वो प्रोसेस में है कि वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने लगा है ऐसे लिफाफा। सोचो ना, ऐसा लिफाफा कोई होगा ही नहीं, खरबों रुपया कमाएगा, खरबों रुपया। वो उसकी इनोवेशन है ना ये। ठीक है, अगर वो कोई भी उसको कॉपी कर ले तो दोबारा वो कभी ऐसा काम करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या लिया? पेटेंट लिया, जो उसको 20 साल का मिला हुआ है। हाँ, यस, ठीक है, समझ में आ गया है। ठीक है, अब कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट ऐसा कोई वर्क जो आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, आपने कोई ऐसा काम किया जो किसी ने दुनिया में नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल बुक लिख दी, ठीक है, गाना बना दिया, ठीक है, तो या आपने कोई पेंटिंग बना दी जो आर्ट से रिलेटेड है, म्यूजिक कंपोज कर दिया, ये सारे का सारा कौन सा आता है? कॉपीराइट में आता है। ठीक है, तो कॉपीराइट का टेन्योर कितना होता है कि एक आदमी ने फॉर एग्जाम्पल एक बुक लिखी है, तो इसका टेन्योर कितना है? जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक भी उस बुक को कोई कॉपी नहीं कर सकता। उसके मरने के बाद भी 50 साल तक कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर किसी ने कॉपी की तो उसके जो पोते हैं, पोती हैं, वो भी उसको उठाकर जेल में डलवा सकते हैं, कोर्ट में अपील लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे 50 साल क्यों? देखो भैया, इसके बिना तो बंदे ने जीना ही नहीं है, इसलिए उसका टेन्योर उन्होंने कम रखा 20 साल। ड्रग्स है ना आखिरकार, वो 20 साल बाद कोई भी इसके जेनरिक वर्जन बना सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि इसके बिना बंदा जी नहीं सकता। ठीक है ना, एक आर्टिस्टिक कला है ये। ठीक है, तो इसका टेन्योर कितना हुआ? जब तक वो जिंदा है, प्लस 50 साल तक भी, उसके मरने के 50 साल तक भी उसकी फैमिली मेंबर को रॉयल्टीज की मिलेगी, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। पहले ये बताइए, समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया ये?
अब ट्रिप्स के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, पेटेंट मैकेनिज्म, कॉपीराइट मैकेनिज्म इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। पेटेंट मैकेनिज्म, कॉपीराइट मैकेनिज्म और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, ये आपके ट्रिप्स के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो पेटेंट मैकेनिज्म क्या करता है? देखो, कॉपीराइट को गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी इसको डिसाइड करती है, और जहां तक मेरा ख्याल है, आप एक बार इसको काउंटर चेक कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इसको लेती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, उनके अंदर एक रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। ये इनको डिसाइड करते हैं कि किसको कॉपीराइट ग्रांट करना चाहिए या किसको पेटेंट ग्रांट करना चाहिए। इसके ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उनको अगर लगेगा ये कॉपीराइट जोगा है या पेटेंट जोगा है, आपने टीका बना दिया, ठीक है, किसका, टेटनस का, और आप बोलो नहीं जी मैं तो कॉपीराइट, इसका पेटेंट वो लेना है, पेटेंट लेना है, बंदा बोलेगा भैया ये तो 1900 का बना हुआ है, कौन सा तुम नया काम कर रही है आगे। ठीक है, इसके ऊपर जांच होती है पूरी। चलिए, पेटेंट मैकेनिज्म। पेटेंट मैकेनिज्म ट्रिप्स का ये कहता है कि फॉर एग्जांपल एक यूएस की कंपनी, रशिया की लगा लो, रशिया की कंपनी है, उसने कैंसर का इंजेक्शन बनाया और ये इंजेक्शन कहां पर लॉन्च हुआ? भारत में। भारत में इसकी कीमत कितनी है? 10 लाख, और इस कंपनी को क्या मिला हुआ है? पेटेंट। अब पेटेंट की वैल्यू कितनी है? 20 साल। तो वो ये बात कहते हैं कि अगर इसकी पेटेंट की वैल्यू एक्सपायर नहीं हुई है, अभी तक 20 साल नहीं हुए हैं, तो भारत की कोई भी कंपनी इसका जेनरिक वर्जन नहीं निकाल सकती। जेनरिक का मतलब क्या? सस्ता वर्जन नहीं निकाल सकती। अगर निकालेगी तो वो आपको WTO में ले जाएगा। ठीक है, फिर ये डिस्प्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉपीराइट मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक बुक है, ठीक है, किसी फॉरेन ऑथर की, वो कहां पर आती है? भारत आती है। ठीक है, और आपने क्या किया? उसकी कॉपियां बना दी, या उसकी फोटोकॉपी कर दी, या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसकी परमिशन आपने उससे नहीं ली। ठीक है, तो इस केस में भी वो बंदा आपको ले जाएगा कहां पर? WTO की एपीलेट बॉडी पे। ठीक है जी। तीसरा क्या? इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। वो ये बात कहता है कि फॉर एग्जांपल ये जो हरकतें हो रही हैं कहां पर हो रही हैं? इंडिया में हो रही है ना। ठीक है, अब इंडिया के बंदे को यूएस में थोड़ा लेके जाएंगे उस कंपनी के जगह पर। ठीक है, तो वो कहती है अपनी हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जितनी भी आपकी जुडिशरी है, ये आपने देखना है कि वो जो जुडिशरी है वो टाइम से इन लोगों को जस्टिस दे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो है। ठीक है, कहीं ये ना हो कि सनी देओल ये कहता रहे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है ना, बाद में पता लगे उन्होंने एक गोरा किया है, वकील वो कह रहा है डेट एंड डेट, डेट एंड डेट। ठीक है, ऐसा काम ना हो जाए कहीं पर। ठीक है, टाइम से जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उसका हक है, और ये एक पार्ट भी है किसका? ट्रिप्स के मैकेनिज्म का। समझ में आ गया जी? इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म ये हुआ कि फॉर एग्जांपल किसी ने बुक की कॉपी कर दी या टीके का क्या कर दिया, हल्का वर्जन बना दिया, तो नेचुरली फिर आप उसको कहां लेके जाओ? कोर्ट में उसको अरेस्ट करो, उस पर ऊपर केस डालो, उसको कोर्ट में लेके जाओ, और कोर्ट में जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जाए। मतलब अगर आपके यहाँ पर ये क्राइम कमिट हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि देखे कि उस क्राइम को सही ढंग से तरीके से सेटल करे, उस बंदे को सजा दे, माफी मंगाए, जुडिशरी में जल्दी डिसीजन आए,
और सबसे बड़ी बात, जो डुप्लीकेट कॉपीज या डुप्लीकेट मेडिसिन मार्केट में ही है उसको वहां से हटाया जाए। आपने देखा हो ना, अक्सर नाइक के, रिबॉक के जो कंपनी वाले होते हैं वो छापे मरवाते हैं लोकल दुकानदारों में, क्योंकि उन लोगों की कॉपी ये है ना, कॉपीराइट्स पर आए, ठीक है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये लोग नकली चीज बनाई जाते हैं, वो छापे डलवाते हैं इनके। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट्स, और कंज्यूमर कोर्ट में अगर नहीं होता तो कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर जितना भी आपका एपीलेट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि उसको जल्दी से जल्दी डिसीजन उसका आए और जो डुप्लीकेट चीजें आ चुकी हैं मार्केट में उसको वापस उठाया जाए। ये तो होता रहता है, अक्सर न्यूज आती होती, नाइक के शोरूम में लोग आए, उन्होंने दुकान, फलानी दुकान पे छापा मारा, फलानी दुकान में छापा मारा। आपके ना एनकों की दुकान में बड़े पड़ते हैं छापे, रेबैन की आती है ना एनक, वो अपनी देसी बना के ऊपर लिख देते हैं रेबैन, फिर वो मारते हैं छापे आके पुलिस को लेके कि हमारा मतलब कि ब्रांड का गलत यूज किया जा रहा है, ठीक है। समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आगे चले। नेक्स्ट एग्रीमेंट है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। मेयर्स, इसको आप अगले एग्रीमेंट को क्या कहते हो? SPS एग्रीमेंट। Sanitary related to animal and human health. Phytosanitary, the term phyto means plants. So phytosanitary deals with plants health. ठीक है, पहले आप ये देखो SPS एग्रीमेंट किस चीज से डील करता है? दो चीजों से डील करता है। पहला एनिमल हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ, और दूसरा क्या है? प्लांट्स हेल्थ। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इस एग्रीमेंट को पढ़ना शुरू करें। पहला पॉइंट क्या है? WTO कहती है कि अगर फॉरेन से कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं या कोई ईटेबल आइटम्स आई हैं इंडिया में, और इंडिया को ऐसा लगता है कि ये जो चिकन आया है या ये जो बर्गर आया है, ठीक है, या जो फर्टिलाइजर्स आए हैं, ये ह्यूमन, प्लांट और एनिमल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो इन चीजों को आने से रोक सकता है। और ऐसा केस हुआ था भारत के अल्फेंसो मैंगोस के साथ, बहुत रिसेंट केस है ये। यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, एक मता पास किया कि जो भारत का अल्फेंसो आम है, जो सबसे मीठा आम माना जाता है दुनिया का, ठीक है, जब वो आम हमने कहां पर भेजा? यूरोपियन यूनियन में भेजा, यूरोप में मंडियों में भेजा, तो उन्होंने जब उसकी टेस्टिंग की तो उन्होंने देखा इसके अंदर फर्टिलाइजर कंटेंट बहुत ज्यादा है, और उन्होंने बैन कर दिया कि आज से अल्फेंसो आम जो है यूरोप की मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके लिए? ये एनिमल और ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो भारत ने यूरोपियन यूनियन को कहां पर लेके गई? आपके WTO में, ठीक है, वहां पर ये केस चल रहा है, पर इसमें पक्ष जो है वो यूरोपियन यूनियन का थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पास साइंटिफिक तथ्य है कि इन आम के अंदर फर्टिलाइजर और केमिकल कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया ये एग्रीमेंट किस चीज से डील कर रहा है? ऐसी चीज कोई बाहर से आई जो खाने लायक नहीं है, या प्लांट्स को या एनिमल्स को या इंसान को खाए अगर वो,
या प्लांट्स पे लगाया जाए तो उसकी हेल्थ को डिटोरेट कर सकती है, तो वो उन चीजों को आने से रोक सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया एसपीएस। अब एसपीएस के अंदर कितने एग्रीमेंट्स हैं? लिखिए, पहला एग्रीमेंट लिखिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, भारत में एक चेन है, भारत के ही बंदे की, कपिल चिकन। ठीक है, जो भारत के बंदे ने इसको चेन बनाया हुआ है, और यहां पर एक आउटलेट है जहां पर आपको चिकन मिल रहा है, मीट मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह यूएस ने भी अपनी एक आउटलेट खोली है जिसका नाम क्या है, KFC, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है, चिकन मिल रहा है। तो पहला एग्रीमेंट नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या कहता है, अगर भारत ये काम नहीं कर सकता कि कपिल चिकन के ऊपर जो टेस्टिंग रेगुलेशंस हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिंग जो होती है वो कम है, लेस है, और आप KFC के ऊपर कितनी लगा दो, ज्यादा लगा दो, इस बात के ऊपर कि जो KFC है वो भारत की नहीं है, वो फॉरेन की है। जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, जो फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, IFC वगैरह पास करना है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आप अपने बंदों पे लगाओगे उतनी ही रिक्वायरमेंट आप KFC पे लगाओगे। ये नहीं कि इनको 5 प्रूफ देने हैं तो इनको 10 प्रूफ देने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरह से ट्रीट करना है कि ये KFC भी हमारी ही इंडिया की एक कंपनी है, आपने इससे दवैत नहीं करना। ठीक है, स्टेप मदर ट्रीटमेंट नहीं करना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। पहला पॉइंट समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? नहीं, MFN मोस्ट फेवर नेशन का कंसेप्ट तो इसमें आ ही नहीं रहा। MFN का तो कोई इसके अंदर कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, MFN में ये चीज आ सकती है, अब देखो ना, MFN की अगर आप बात कर रहे हो, मतलब आप ये इसमें कह सकते हो कि दुनिया में जो सी भी कंपनी चिकन कंपनी की है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ठीक है, US का चिकन आ सकता है तो बाकी कंट्रीज का चिकन भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप गंद भेज दो, उस लेवल पे आके तो हम कर सकते हैं ना। इसमें MFN का इतना बड़ा रोल नहीं है, ये तो सब कंट्रीज को कह सकती है आओ। ठीक है, पाकिस्तान नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान को हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, टेक्निकली MFN का इसमें कोई रोल नहीं है। MFN का रोल तो MFN तो एक जस्ट आइडिया है कि जो हमने एक बंदे को दिया वो सबको दिया है। ठीक है, ये वो चीज के रिलेटेड नहीं है MFN के रिलेटेड। दूसरा लिखिए, साइंटिफिक बेसिस। अब भारत ने साइंटिफिक, ये दूसरा प्रिंसिपल है SPS एग्रीमेंट का, साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल भारत कहता है जी हम KFC चिकन को भारत में बैन करते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है अच्छी नहीं है और वो ह्यूमन या एनिमल हेल्थ के लिए खराब है। ठीक है, करो बैन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसमें कोई वो कुछ नहीं कह रहे। वो कहते हैं कि हमको ना, अगर आपने बैन करना है तो WTO को साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं होता नींद से उठे और आपने कह दिया हमने KFC को बैन कर दिया, नहीं। साइंटिफिक तथ्य आपको देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? WTO को, कि आप इसको बैन कर रहे हो और आप इसको बैन करने के कारण क्या है।
ठीक है, और WTO फिर उस कंट्री को दिखाएंगे कि भैया इस कारण आपका जो प्रोडक्ट है वो बैन किया गया। MDH के भी ऐसी ना? हाँ, MDH के मसाले भी बैन हुए थे, आपके आम तो हुआ ही है बैन, ठीक है। अब अगर उन लोगों ने बैन किया ना, तो उन्होंने बकायदा इसकी साइंटिफिक रिपोर्ट भी दी है कि MDH के मसालों में केमिकल है, आम के अंदर फर्टिलाइजर कंटेंट है जो हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। उसकी बकायदा साइंटिफिक रिपोर्ट देके WTO में जमा कराई है। समझ में आ गया? साइंटिफिक बेसिस देखिए इसको। हाँ जी भाई, ਆਪਾਂ पठानकोट जाना है, पठानकोट। हाँ ले मना कर दो। हाँ हाँ ठीक। समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तीसरा पॉइंट, पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा है साइंटिफिक बेसिस, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ने हमारे आम बैन किए, US ने हमारे मसाले बैन किए, ठीक है। साइंटिफिक रिपोर्ट भी दिखा दी कि ये देखो जी मेरी साइंटिफिक रिपोर्ट है। WTO कहता है ठीक है, रिपोर्ट दिखाई है, रिपोर्ट दिखाने से नहीं कुछ होने वाला। इस रिपोर्ट को किसको जमा कराना पड़ेगा? WTO को। फिर WTO आपकी रिपोर्ट को पढ़ेगी, एक रिपोर्ट इंडिया को भी भेजेगी, WTO अपने लेवल पे भी टेस्टिंग कराएगी, इंडिया अपने लेवल पे भी टेस्टिंग कराएगी। अगर वहां पर सेम आ जाता है कि ठीक है इनमें कंटेंट ज्यादा था, तब आप मैंगो को बैन कर सकते हो। अगर किसी भी रिपोर्ट में ये बात आ गई कि नहीं यूरोपियन यूनियन ये बात कर रही है पर हमारे इसमें नहीं है, इतना कंटेंट हमारी रिपोर्ट में नहीं है, तो उसको WTO काउंटर चेक कराएगी, तब जाके उसके ऊपर डिसीजन लेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी से काम होगा सारा। ये नहीं कि मैं आज रिपोर्ट निकाल के कह दूं मैंने KFC का नहीं खाना जी, तो तुम्हारी कोई दादागिरी तो है नहीं। तुम तो रिपोर्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसको दूसरी कंट्री को भी मौका मिलेगा, प्लस WTO अपने लेवल पे भी इसके ऊपर सर्च करेगी। जब WTO को ऐसा लगेगा कि हाँ अब पक्की बात है कि इसके अंदर फर्टिलाइजर कंटेंट है, ये इंसान के, जानवर के या पौधों में डालने जोगा नहीं है, तब वो इस चीज को बैन करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म। दूसरे को भी तो हमने राइट देना ना बोलने का, ये थोड़ा कि अपने बल लाठे चला के अपने ही चलाई जाना है, ऐसा नहीं होता। ये ना जी, तो ये आपका था WTO का चैप्टर। यार मैंने जल्दी आना होगा, कोई डाउट है तो बताइए। किसी को रहा है क्या? अच्छा, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट।
डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ये कहती है कि फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पर आके अपना KFC का प्लांट वो फ्रेंचाइजी ली, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी उसके अंदर टिक्की जो है वो भारत के लोगों की डालो बनाई हुई, ठीक है, या उसके अंदर जो बंद है वो बेकरी भारत की बेकरी से डालो। आपको भारत की बेकरी का बंद पता ही है कैसा, ठीक है। लोकल रिक्वायरमेंट नहीं आप कह सकते उसको, ये नहीं कह सकते कि KFC को अगर चलाना ना नूडल्स हमारे होने चाहिए, बंद हमारा होना चाहिए, टिक्की हमारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो उनकी मर्जी है, वो जहां से मर्जी ले, उनके अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसी भारत की अगर कोई स्वीट फॉर्म पर जाती है, फॉर एग्जाम्पल लवली स्वीट जाती है, वो ये नहीं कह सकते यहाँ पर तेल हमारा यूज करो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। यस ठीक है, कोई बात नहीं, मिडिल इंडिया की बात कर लेता हूँ। थैंक यू। क्लास है कोई तो ठीक है, WTO हो गया, उससे तो एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर भी फंस गए। मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगा, मैं सिलेबस कहाँ पे होना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नहीं तो शुरू से भी चलेगा करने का, तुम नहीं करो सारा करो। हाँ